नमस्ते बच्चों। आज हम संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डरिए नहीं, संज्ञा कुछ और नहीं, वही नाउन है जिसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं। जुबीन, गोविंद और मानव नई दिल्ली में बने स्टेडियम में फुटबॉल खेलने जाते हैं। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए बच्चों, इस वाक्य में जुबीन, गोविंद और मानव लड़कों के नाम हैं, तो नई दिल्ली और स्टेडियम स्थान के नाम हैं। फुटबॉल एक वस्तु का नाम है और स्वास्थ्य एक भाव का नाम है। नाम को ही हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, उनका कोई न कोई नाम जरूर है। बच्चों, आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी जिसका कोई नाम न हो। और आने वाले समय में यानी भविष्य में जितनी भी वस्तुएं बनेंगी या व्यक्तियों का जन्म होगा, उन सब का कोई न कोई नाम जरूर रखा जाएगा। वही उस व्यक्ति या वस्तु की पहचान यानी संज्ञा होगी। ऐसा भी कह सकते हैं, हमारी आँखें जिन जिन वस्तुओं को देखती हैं वे सभी संज्ञाएं होती हैं। जो भी शब्द हम बोलते हैं वह किसी न किसी संज्ञा के लिए होते हैं। इस प्रकार बच्चों, संज्ञा की परिभाषा होगी जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मुंबई, मित्रता आदि। वैसे देखा जाए तो संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी में संज्ञा या नाउन के 5 प्रकार होने के कारण अब हिंदी व्याकरण में भी संज्ञा के 5 प्रकार को गिना जाता है। तो हम यहाँ पर संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक एक महान राजा थे। अब देखिए बच्चों, इस वाक्य में अशोक एक विशेष राजा का नाम है। राजा तो अनेक हुए हैं, परंतु अशोक कहने से वह दूसरे राजाओं से अलग हो जाते हैं। इसलिए विशेष व्यक्ति का ज्ञान कराने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार से देखिए, हम मुंबई में रहते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, मुंबई नाम आने से ही हमें पता चल रहा है कि यह कौन सा शहर है। एक विशेष नाम होने से हमें तुरंत पता चल जा रहा है। इसीलिए मुंबई शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बच्चों, अधिकतर व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो विशेष नाम होते हैं, इसीलिए वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर नाम दे दिए हैं। अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम दूसरी संज्ञा पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा संज्ञा शब्द जिससे हमें पूरी जाति का पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे भारत हमारा देश है। अब इस वाक्य में बच्चों देखिए, भारत और देश 2 शब्द दिए हैं। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इस शब्द से एक देश के नाम का पता चल रहा है।
परंतु देश शब्द से किसी एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों का एक साथ ही ज्ञान हो जाता है। अर्थात देश शब्द से एक जाति का बोध होता है। सिर्फ देश शब्द कहा जाएगा तो वो कोई भी देश हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है। और अगर नाम दे दिया गया भारत तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन नाम नहीं दिया गया, सिर्फ देश कहा गया तो वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। अतः देश शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में अधिकतर मनुष्य जैसे लड़का, लड़की, औरत, माता, पिता, पशु पक्षी में घोड़ा, हाथी, कोयल, शेर, चीता, वस्तु में घर, किताब, पेन, मेज, कुर्सी, स्थान में समुद्र, पर्वत, नदी, रेगिस्तान, गांव, शहर, ये सभी आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, अब हम तीसरी संज्ञा पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाव को हम केवल मन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते, उनका स्वाद नहीं ले सकते, उन्हें सूंघ नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, मैं अपनी बेटी को स्नेह करता हूँ। अब बेटी को स्नेह करता हूँ, स्नेह मतलब प्यार, प्यार करता हूँ, ये मेरे भाव हैं, लेकिन हम इन भावों को छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं। इसे हम महसूस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरी समीर से शत्रुता नहीं है। शत्रुता भी हमारे भाव हैं। शत्रुता मतलब दुश्मनी, इसे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसे हम छू नहीं सकते, इसका स्वाद नहीं ले सकते। अब इन दोनों वाक्यों में स्नेह और शत्रुता शब्द ये भाव हैं, इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब यहाँ कुछ भाववाचक संज्ञा के मैंने उदाहरण दिए हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये शब्द किसी भी वाक्य में आएंगे, ये हमेशा भाववाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। जैसे गुण देखिए, कौन कौन से गुण? कठोरता, ईमानदारी, लाली आदि। अभी और भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं। उसके बाद अवस्था में बचपन, गरीबी, यौवन, दोष में डाका, मूर्खता, दुर्जनता, भय, धर्म में ठंडाई, हरियाली, सौंदर्य, भाव में प्यास, कालिमा, क्रूरता। अब यहाँ बच्चों ये जो धर्म दिया है, ये जो धर्म रिलीजन वाला नहीं है, ये हमारे भाव वाला धर्म है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दे दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब हम चौथी संज्ञा पर चलेंगे। चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब ही होता है ग्रुप। तो जिस शब्द से हमें किसी एक जाति के व्यक्ति या वस्तु के समूह का या ग्रुप का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, भारतीय सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरे परिवार में सभी सुखी हैं। अब इन वाक्यों में बच्चों देखिए, सेना, परिवार, ये शब्द क्या बता रहे हैं? समूह की जानकारी दे रहे हैं, ग्रुप की जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जो भी शब्द हमें समूह या ग्रुप की जानकारी दे वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे देखिए, प्राणियों के समूह में झुंड, दल, गिरोह, संघ, मंडल,
उसके बाद वस्तुओं के समूह में आ जाता है शब्द गुच्छा, ढेर। तो ये सारे जो शब्द हैं ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन्हें आप याद कर लेंगे तो ये किसी भी वाक्य में आएंगे, आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये समूहवाचक संज्ञा है। अभी हम पांचवी संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी धातु मतलब मेटल, द्रव्य मतलब सॉलिड, लिक्विड दोनों आ जाते हैं, और पदार्थ यहाँ वस्तुएं, तो इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों एक ध्यान देने वाली बात ये है कि द्रव्यवाचक संज्ञा वही होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, किलो में या मीटर में उनको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला बच्चा दूध पीता है, दूसरा सोना और चांदी कीमती धातुएं हैं। तो पहले वाक्य में दूध और दूसरे वाक्य में सोना और चांदी, तो ये धातुएं हैं या ये पदार्थ हैं जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, दूध, पानी, तेल, घी, गेहूँ, चावल, ये सारे नाम जो हैं ये हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। इनके अलावा और भी द्रव्यवाचक संज्ञा में शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य शब्द मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार बच्चों हमने संज्ञा के 5 प्रकार या भेद पढ़े। अब हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, नीचे दिए हुए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर या ढूंढ कर लिखिए और उसका प्रकार बताइए। तो पहला वाक्य है बच्चों, यह गंगा नदी है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर संज्ञा के 2 शब्द हैं, गंगा और नदी। गंगा एक नदी का नाम है, खास नदी का नाम है, तो इसीलिए क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदी, नदी शब्द जो है वो भी संज्ञा है, लेकिन नदी शब्द से हमें सभी नदियों के बारे में जानकारी मिल रही है, इसीलिए क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य बच्चों देखिए, पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं। अब पेड़ कोई भी पेड़ हो सकता है, आम का पेड़ हो सकता है, बबूल का पेड़ हो सकता है। तो पेड़ शब्द जो है वो पेड़ों की पूरी जाति के बारे में जानकारी दे रहा है, इसीलिए पेड़ शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और पक्षी कोई भी पक्षी हो सकता है, पूरी पक्षियों के बारे में जानकारी दे रहा है, इसीलिए पक्षी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा वाक्य है, शुभम विद्यालय जाएगा। अब शुभम किसी का नाम है, किसी खास का नाम है, इसीलिए शुभम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और विद्यालय, विद्यालय में सभी विद्यालय आ सकते हैं, अगर यहाँ विद्यालय का नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया, विद्यालय दिया है, तो ये पूरे विद्यालय के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई भी विद्यालय हो सकता है, इसीलिए यहाँ विद्यालय जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला वाक्य है, भीड़ तीतर बीतर हो गई। अब भीड़ यहाँ जो है शब्द है वो समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में जानकारी दे रहा है, इसीलिए भीड़ शब्द यहाँ पर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला वाक्य है, वह रोटी और चाय लाएगा। अब यहाँ पर रोटी और चाय बच्चों ये द्रव्य या पदार्थ हैं, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञाओं को सही खाने में लिखिए। यहाँ पर 5 खाने दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये शब्द हैं देखिए, परी। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, परी किसी खास का नाम नहीं है, परी शब्द से हमें पूरी सभी परियों के बारे में जानकारी मिल रही है, सारी परी आ जाती हैं, तो एक परी की जाति के बारे में ये शब्द जानकारी दे रहा है, इसीलिए परी शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद है ऋत्विक। ऋत्विक एक लड़के का नाम, एक विशेष का नाम है, इसीलिए ऋत्विक क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद दूध, दूध द्रव्य है,
तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर उसके बाद घर, घर सभी घरों की जाति के बारे मतलब सभी घरों के बारे में जानकारी दे रहा है, इसीलिए घर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद नदी, नदी भी सभी नदियों के बारे में जानकारी दे रही, एक जाति के बारे में जानकारी दे रही, इसलिए नदी शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। बाद है हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है, एक खास नाम है, दूसरा कोई पर्वत नहीं हो सकता है। हिमालय सिर्फ एक का नाम है, इसीलिए हिमालय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद बच्चों देखिए गेहूँ, गेहूँ अनाज का नाम है, द्रव्य का नाम है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर गुच्छा, गुच्छा समूह का नाम है, ग्रुप का नाम है, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा होगी। फिर भीड़, भीड़ भी समूह या ग्रुप का नाम है, इसीलिए भीड़ समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। पानी, पानी यहाँ पर द्रव्य का नाम है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। बुढ़ापा, बुढ़ापा यहाँ भाव का नाम है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मिठाई, मिठाई ये खाने पीने का पदार्थ है, द्रव्य है, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। बचपन, बचपन शब्द भी भाव का नाम है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा होगी। फिर ईमानदारी, ईमानदारी भी भाव का नाम है, इसीलिए ईमानदारी शब्द भी भाववाचक संज्ञा होगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको संज्ञा और उसके प्रकार समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।